नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ में हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरदोई से। आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि वक्फ को लेकर जो हंगामा बांग्लादेश में मचा हुआ है, जिन लोगों को बांग्लादेश पसंद है वो वहां पर चले जाएं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। वक्फ की जमीनों पर गरीबों के लिए मकान बनेंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुख्यमंत्री ने आज इन तमाम बातों का जिक्र किया। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हरदोई से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय दौरे पर हरदोई पहुंचे और यहां पर उन्होंने विपक्ष पर तीखे प्रहार किए, जमकर विपक्ष को लताड़ा। वक्फ पर वो हंगामा जो मचा है उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीनों पर गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। बांग्लादेश के हालातों पर भी मुख्यमंत्री ने तंज किया। उन्होंने कहा कि जिन्हें बांग्लादेश पसंद है वो वहां पर चले जाएं। निकिता हमारे साथ, हमारी सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गई है। निकिता, क्या कुछ मौका था हरदोई में वहां पर, और किस तरीके से मुख्यमंत्री ने विपक्ष को अपने निशाने पर लिया? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से आज हरदोई दौरा था और वहां पर जनसभा के चलते उन्होंने संबोधन भी किया, जहां पर वो फिर से एक तीर से दो निशाने लगाते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से 2017 के पहले उत्तर प्रदेश ऐसा था जिसमें हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था, जो जितने भी दंगाई हैं उनका उपचार अब डंडा है, बिना डंडे के ये नहीं मानेंगे। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से देखा जा रहा है बंगाल जल रहा है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हैं। दंगाइयों को शांति दूत कहते हैं, लेकिन वे बातों से कहाँ मानने वाले। साथ ही सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे दी है। साथ ही जिस तरह से पूरा मुर्शिदाबाद एक सप्ताह से जल रहा है और सरकार मौन है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं पर सख्त लगाम लगाने की बात करते हुए वहां के जो न्यायालय को धन्यवाद दिया है, जिन्होंने केंद्र बलों को भेजकर अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा के महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज हरदोई पहुंचे तो तमाम सौगातें वहां पर लोगों को थी और कहीं ना कहीं विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज इस पूरे मामले पर बांग्लादेश जब जल रहा है तो जो ये कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, यहाँ पे सभी जो दिग्गज हैं ये चुप बैठे हैं, यहाँ पर कोई इनकी आवाज नहीं आ रही है। वहीं जब सरकार कोई अच्छे काम करती है तो विपक्ष हमेशा हमलावर हो जाता है। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कही। सेक्युलरिज्म के नाम पर ममता ने जिस तरीके से दबंगइयों ने दे रखी है दंगा करने की छूट, साथ ही बंगाल की जितने भी राइट्स हैं उनके उत्पाद पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी जमकर बरसे। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि इन सब दबंगइयों का एक ही उपचार है, डंडा, और ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानने वाले। साथ ही जिनको बांग्लादेश पसंद आ रहा है वो वहीं जाकर चले जाएं और बस जाएं। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में जब वो हरदोई पहुंचे जनसभा की, तब ये सभी बातें कही। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए निकिता। पर आजमगढ़ से आपको बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे और वहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रामजी लाल सुमन पर जो बातें चल रही हैं, उनके जो बयान पर लोग अब इतिहास को जानना चाहते हैं और जो लोग इतिहास समाज में खाई पैदा कर रहा है, इतिहास को इतिहास रहने दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने करणी सेना की तुलना हिटलर से की। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव के आजमगढ़ दौरे से जुड़ी हुई। आज अपने एक दिवसीय दौरे पर अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये करणी सेना असल में हिटलर के ट्रूपर्स की तरह है। अतुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी आजमगढ़ से सीधे जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने? जी, जैसा कि आपको बता दें, आज एक वैवाहिक कार्यक्रम में
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन हुआ था। और बता दूं आपको कि लगातार उनका जो है वार पे पलटवार रहता रहा भारतीय जनता पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो किया। और कड़ी सिन्हा को उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी के सिपाही हैं, ये बीजेपी के सिपाही के रूप में काम करते हैं। आप समझ लीजिए कि अगर 400 सीटें बीजेपी लाई होती तो कहीं न कहीं हर मोहल्ले में, हर गांव में जो है ये कड़ी सेना के लोग तलवार लेके, असलहा लेके, राइफल लेके, बंदूक लेके लोगों को दहशत में रखते हैं। शुक्र मनाइए कि 400 पार नहीं हो पाया बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दूं कि आजमगढ़ में जिस वैवाहिक कार्यक्रम में अखिलेश यादव शिरकत किए थे, उस मोहम्मद कलाम के 4 पुत्र हैं, 2 पुत्र सऊदी रहते हैं, 2 पुत्र गांव पे ही रहते हैं। आपको ये चीजें जान के बहुत ही आश्चर्य होगी कि 2 पुत्र जो हैं उनके ऊपर 2022 में गैंगस्टर भी लग चुका है। क्या अखिलेश यादव को ये चीजें मालूम नहीं थी? दूसरे पे आरोप लगाने से पहले उनको ये चीजें सोचनी चाहती थी कि जिसके घर मैं जा रहा हूँ उसके घर के बैकग्राउंड क्या है। आखिर गैंगस्टर लगा तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ आपराधिक गतिविधियां रहेंगी, तभी तो गैंगस्टर लगाया गया रहा होगा। ठीक है, तुला आप नज़र बनाए रखिए खबर पर, आगे जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया। कुंगड़ के बाद आगरा से आपको खबर बताएंगे, जहां पर आज एक जर्जर इमारत निर्माणाधीन जो थी वो गिर गई। भरभरा कर गिरी इमारत में 5 लोग दब गए। 2 मिस्त्री और 5 मजदूरों के मलबे पे दबने की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि पुराने मकान में मरम्मत का काम चल रहा था और उसी दौरान यह हादसा पेश आया है। खबर मिलते ही फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने राहत और बचाव का काम किया। रेस्क्यू टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। थाना सदर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर है आगरा से आपके टीवी स्क्रीन पर। एक जर्जर मकान था, उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जहां पर इमारत भरभरा कर गिर गई। 7 लोग उसके नीचे दब गए। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी आगरा से सीधे जुड़ गए हैं। संजय, राहत और बचाव कार्य अभी भी चल रहा है या खत्म हो गया, और क्या तस्वीर है वहां पर, कैसे हादसा हुआ? डालने का ये काम चल रहा था, तो वहाँ 5 लोग काम कर रहे थे। अचानक से लोड तो सभी लोग उस पर दब गए। उसके बाद डीएफओ, फायर विभाग के, और साथ ही आपको बता दें जो वो सभी लोग राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। तुरंत ही निकाल लिए गए, जिनकी जान बच गई। एक व्यक्ति जो एक मजदूर था गया, उसके बाद उसको निकाला गया, उसको मैं घोषित कर दिया। तो व्यक्ति के साथ मौत हो गई है। कहीं न कहीं पुलिस इस बात से जांच पूरे नहीं किए गए थे। जो जर्जर मकान था उसको रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो आज चल रहा था जिसका हुआ। अभी मौके पर राहत बचाव कार्य खत्म कर लिया गया है या अभी चल रहा है? मौके पर राहत बचाव कार्य बिल्कुल खत्म कर लिया गया है। जिस प्रकार से जो मलबा था, आखिरी मजदूर उसमें बचा था, उसको राहत बचाव करते हुए निकाल लिया गया। लेकिन उसको जब डॉक्यूमेंट चेक किया तो मैं घोषित कर दिया, यानी 7 लोग इसमें दबे थे, 6 लोग को निकाल लिया गया। जो 7वां मजदूर था उसकी मौत हो चुकी है। पूरा मामला सदर इलाका है, वहाँ मामला है। इस प्रकार से वहाँ। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बना रखिए। लखनऊ से आपको बताएंगे, जहां पर एक रिक्शा चालक पर एक महिला के साथ रेप करने का एक बड़ा आरोप लगा है। ये बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा पर आउटिंग के लिए महिला निकली थी और महिला को सुनसान रास्तों में वो खेत में ले गया और फिर महिला पर शराब पीने का दबाव बनाने लगा। पति को फोन करने की कोशिश पर महिला का फोन भी तोड़ दिया। फिलहाल चिन्हट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ई रिक्शा चालक था जो महिला के साथ उसने रेप किया है। महिला आउटिंग के लिए रिक्शे पर निकली थी और उसके बाद उसने जबरन महिला को शराब पिलाई और फिर उसके साथ रेप किया। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से, जहां पर चिन्हट इलाके में लखनऊ के ई रिक्शा चालक ने एक महिला के साथ रेप किया। बताया जा रहा है कि महिला आउटिंग के लिए ई रिक्शा से निकली थी, जिसके बाद रिक्शा चालक ने महिला को शराब पिलाई
जब महिला ने अपने घर जाने की बात कही, अपने पति को फोन करना चाहा तो उसका फोन तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रवि हमारे कार्य हाँ, देखिए लखनऊ के चिन्हट इलाके की पूरी घटना है और बताया जा रहा है कि पूरी घटना जो है वो बीते 5 मार्च यानी 1 महीने पहले की घटना है। और पुलिस की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि और महिला जो रिक्शा चालक है वो दोनों एक दूसरे से परिचित थे और घटना जो बताई जा रही है कि दोनों ही साथ में थे और अचानक से जो एक सुनसान इलाके पे ये उसको महिला को लेके जाता है और उससे ड्रिंक करने की जो जिद करता है और उसके बाद फिर उसके साथ में दुष्कर्म करने का प्रयास करता है। हालांकि महिला का आरोप के साथ की घटना को अंजाम दिया गया है और फिलहाल उस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अभी हाल ही में एफआईआर दर्ज की है और जांच के बाद उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तरफ से जानकारी दी गई है। हालांकि पुलिस का ये भी साफ तौर पर कहना है कि दोनों एक दूसरे परिचित थे। हालांकि इस पूरे घटना को लेकर जांच की जा रही है। महिला के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि महिला और जो रिक्शा चालक है उनके आपस में मिलना जुलना था और उसको पूरी चीज़ों को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है और फिलहाल जांच के आधार पर आगे की जो कार्रवाई की बात करें कि फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत। खबर अयोध्या से आपको बताएंगे, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या के राम मंदिर में नजर आ रही है। श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है और श्रद्धालुओं की आस्था आतंकियों की धमकी पर भारी है। रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी बेअसर रही। साइबर थाने में फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर अयोध्या से, जहां पर हाल के दिनों में राम मंदिर को बम से उड़ा देने की धमकी मेल से भेजी गई। एक तरफ साइबर की टीम इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है तो दूसरी तरफ लोगों का जो जनसमर्थन है वो वहां पर जनसमूह भारी भीड़ के रूप में पहुंचा है। अनिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर अयोध्या से सीधे जुड़ गए हैं। अनिल, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए, जिस तरह से मेल आई है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ईमेल पर कि बढ़ा दो मंदिर की सुरक्षा, उसको देखते हुए ट्रस्ट की तरफ से साइबर थाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं पर जो रामनगरी अयोध्या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनसे जब कहा गया कि इस तरह से आतंकी धमकी दे रहे हैं रामनगरी अयोध्या को लेकर, तो जो श्रद्धालु पहुंचे उनका जोश देखने लायक था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रामनगरी अयोध्या में है, यहाँ पे परिंदा पर भी नहीं मार सकता। वहीं पर जो श्रद्धालु पहुंचे उन्होंने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर विश्वास जताया कि उनके रहते हुए किसी भी आतंकी के मंसूबे यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकते। पूरी तरह से रामनगरी अयोध्या सुरक्षा घेरे में है, चाक चौबंद व्यवस्था है। वहीं पर ट्रस्ट के लोग जिस तरह से ये मेल आया है, ये धमकी आई है, हालांकि उन्होंने वीडियो के आगे आने से इनकार करते हुए फिर भी बताया कि ये केवल एक भगदड़ फैलाने की स्थिति है, लोगों के अंदर भ्रम फैलाने की स्थिति है, लोगों के अंदर डर फैलाने की ये कोशिश की जा रही लगातार। वहीं पर सुरक्षा एजेंसियों की माने, जो सुरक्षा की जिम्मेदार, उनका कहना है कि रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा अभेद किले की तरह है। यहाँ पर किसी भी आतंकी के मंसूबे सफल नहीं हो सकते, क्योंकि चप्पे चप्पे पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। सुरक्षा के जितने भी तंत्र हैं पूरी तरह से एक्टिव हैं, कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है कि जो आतंकी हैं उनके मंसूबे यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। जी ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। नोएडा से, जहां के फोर्टिस अस्पताल में अस्पताल के कर्मचारी का शव मिलने के बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल कर्मचारी का शव संदिग्ध हालत में मिला है। शौचालय जाने के लिए कर्मचारियों से ये कहकर गया था। सेक्टर 62 फोर्टिस अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 58 इलाके का मामला है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। फोर्टिस
अस्पताल का ये मामला है जहां पर अस्पताल के कर्मचारी का शव मिला। बताया ये जा रहा है कि कर्मचारी शौचालय जाने की बात कह के गया था, उसके बाद जब नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू हुई और फिर शौचालय के ही पास उसका शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। फिलहाल जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। महेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे जुड़ गए। महेंद्र, क्या जानकारी मिल पाई पुलिस की तरफ से, कैसे उनकी मौत हुई? देखिए, काफी हैरान करने वाला मामला है। देश के सबसे बड़े कहे जाने वाले फोर्टिस अस्पताल में सोचिए अगर शौचालय में स्टाफ की ही लाश मिले तो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और लोग सोचने पर विचार करने लगते हैं। जो संजीव नाम का युवक था जिसकी उम्र महज 30 साल थी और तकरीबन 5 से 6 साल से वो वहाँ फोर्टिस अस्पताल में जॉब कर रहा था। जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट पे ये काम कर रहा था। नाइट शिफ्ट करके सुबह के वक्त हर दिन ये घर जाता था, मगर आज ये अपने घर जब नहीं गया तो जो परिवार वाले लोग थे वो काफी परेशान नजर आए। अचानक अस्पताल के कुछ लोग यानी कि जो स्टाफ के कुछ लोग थे उन्होंने परिजनों को फोन करके बताया कि इस तरह की घटना जो है संजीव के साथ हो चुकी है। यानी कि परिजनों का ये भी आरोप है कि बॉडी 5-6 बजे के आसपास शौचालय में मिली और जो अस्पताल की तरफ से जो उनको सूचना मिली वो 11-12 बजे के आसपास मिली। पुलिस का कहना है कि वॉशरूम में फिसल कर मौत हुई है। परिजनों का कहना है कि देखिए जो संजीव था, हमारा जो भाई था, हमारा जो था, उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से डॉक्टर हैरान होकर डर गया और उसकी हत्या कर दी गई। ये परिजनों का आरोप है। दूसरी तरफ पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि देखिए जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई। मगर बड़ा सवाल है, फोर्टिस अस्पताल कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं है, कोई गांव देहात में अस्पताल नहीं है। इसकी काफी बड़े-बड़े कह सकते हैं काफी बड़े-बड़े ब्रांच है और ऐसे में सस्पेक्टेड है। और ये भी जवाब जो है पुलिस प्रबंधक को देना पड़ेगा कि जब 6 बजे डेड बॉडी वहां मिली तो परिजनों को 4-5 घंटे बाद सूचना क्यों दी गई। परिजनों का ये भी आरोप है, खासतौर जो पीड़ित था, पीड़ित के बाप जो पिता है उनका ये कहना है कि देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे जो बच्चे ने, जो संजीव है, जो मृतक है, उसने कुछ ऐसी गलत हरकत देखी डॉक्टर के बीच, उस अस्पताल के बीच, जो कहीं ना कहीं कुछ माहौल बिगाड़ सकता था। तो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। और महेंद्र, इस मामले में अस्पताल प्रशासन क्या कह रहा है? चूंकि प्रथम दृष्टिया उसके शव मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने कुछ इलाज किया होगा, देखा होगा, वो क्या कह रहे हैं, कैसे उसकी मौत हो रही है? देखिए, अस्पताल प्रबंधक का साफ तौर पे कहना है कि जब स्टाफ वॉशरूम में गया तो देखा कि संजीव जो है उसकी बॉडी नीचे पड़ी हुई है फर्श में। उसको फिर उपचार के लिए इमरजेंसी जो रूम होता है वहाँ ले गए। जब उसको देखा कि वो अनकॉन्शियस है, उसकी बॉडी बिल्कुल हरकत नहीं कर रही, उसके और इलाज किया गया, मगर फिर पता चल गया कि उसकी जो है डेड हो चुका है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस पहुंची, पुलिस ने पूरे सबको कब्जे में लिया। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको अपने कब्जे में लिया है। तमाम जो स्टाफ है वहाँ आसपास जो सुबह के समय मौजूद था, जो संजीव के दोस्त थे जिनके साथ वो काम करता था, संबंधित तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। मगर बड़ा सवाल यही निकल कर आ रहा है कि अगर सुबह 6 बजे बॉडी मिलती है तो 11 से 12 बजे के बीच जो अस्पताल है या स्टाफ के लोग हैं वो पीड़ित के परिजनों, मृतक के परिजनों को फोन इतना लेट क्यों करते हैं। पुलिस साफ तौर पे ये कहती नजर आ रही है कि फिसल कर मौत हुई है। मुझे लग रहा है अब इसमें जल्दबाजी करना गलत होगा, क्योंकि किसी का बच्चा गया है, किसी का भाई गया है, उम्र 30 साल थी और ऐसा नहीं है कि संजीव किसी तरह का गलत काम करता था, नशा करता था। परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि संजीव बहुत होनहार लड़का था, काफी मेहनती लड़का था। अक्सर जो उसकी शिफ्ट थी नाइट में लगती थी, सुबह के वक्त वो घर आता था। मगर आज का जो दिन है उनके घर के लिए काला दिन साबित हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल कर आएगा कि आखिर संजीव के साथ हुआ क्या है। क्या ये कोई नेचुरल डेथ है या किसी ने कोई साजिश रची है। आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि आसपास जो इंजेक्शन उसके हाथ में था, के लिए शायद ये तो ठीक है। शुक्रिया महेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। जाएंगे जहां पर मौसम के बदलने के साथ ही डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। डेंगू के तमाम पेशेंट्स पिछले कई दिनों में अस्पतालों में एडमिट हुए हैं। अप्रैल महीने में अब तक 15 डेंगू के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। अप्रैल में मौसम के बदलने के साथ ही देवभूमि में डेंगू की बड़ी दस्तक दिखी है और इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई सतर्कता नहीं दिख रही है। डेंगू से निपटने की जो तैयारी है वो अधूरी है।
ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो मौसम बदला, उसके साथ ही डेंगू का प्रकोप बढ़ा, लेकिन बावजूद इसके जो तैयारी है सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की, वो मुकम्मल नहीं है, दुरुस्त नहीं है। और उसका नतीजा ये है कि अप्रैल महीने में ही अकेले देहरादून में 15 डेंगू के मरीज भर्ती किए गए। सचिन हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए। सचिन, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, ज्यादा अगर बात करी जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी बरसात भी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अप्रैल का महीना भी चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से जो है डेंगू के जो पेशेंट है, जो मरीज हैं, तो देहरादून में जो पाए गए हैं, अलग अलग जगहों की बात करी जाए, इंडियस हॉस्पिटल की बात करी जाए, ग्राफिक हॉस्पिटल की बात करी जाए, लेकिन हाँ, दून हॉस्पिटल जो सरकारी गवर्नमेंट अस्पताल है, यहाँ पर कोई जो मरीज नहीं पाया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां जो है साफ तौर से, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करी जाए, साफ तौर से निर्देश दे दिए गए हैं। देहरादून की अगर बात करें, या जो स्कूल है, यहाँ पर स्कूलों के साथ जो बैठक हो चुकी है, साथ ही जो है तमाम जो विभाग है उनके साथ बैठक हो चुकी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी बात कर जाए तो इसमें सुधार भी किया जा रहा है, क्योंकि लगातार बैठक की जा रही है। चाहे नगर निगम की बात करें, तो तमाम ऐसे विभाग थे बैठक में जो जिनको जो है निर्देश दे दिया गया है। बैठक में साफ तौर से कहा गया है कि जगह जगह जो है इस तरह की सफाई की व्यवस्था की जाए, क्योंकि पानी में जो लावा उत्पन्न हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो डेंगू का जो बैक्टीरिया होता है, कहीं ना कहीं वो उत्पन्न हो जाता है। तो इसको लेकर जो है सावधानियां बरतनी होगी। खासतौर से जो स्कूली बच्चे हैं, उनको सावधानियां बरतनी होगी। वहाँ के जो प्रिंसिपल है, उनको साफ तौर से निर्देश दे दिए गए हैं कि सावधानियां बरते। तो डेंगू कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट हो चुका है, सरकार भी अलर्ट है। सरकार ने साफ तौर से निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की जो बैठक आज हुई थी, जिसमें जो स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार ने जो है साफ तौर से कहा है कि वही बात करी जाए तो जो फॉगिंग है, फॉगिंग भी हम नगर निगम की अगर बात करें, नगर निगम के द्वारा फॉगिंग लगातार अब फॉगिंग की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही जो है जहाँ तक बात करी जाए, तो जिस तरीके से 15 जो डेंगू के पेशेंट है वो पाए गए हैं, इसको लेकर जो है सरकार भी अलर्ट हो गई, साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। ठीक है, आप नजर बना रखिए, आगे खबर पर जो भी अपडेट्स रहेंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।